लगातार उपचुनाव की कवरेज हम आपको सुबह से ही सच बेधड़क पर दिखा रहे हैं और अंता विधानसभा उपचुनाव में लगातार मतदान चल रहा है। मतदान को लेकर के मतदाताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए, तो वहीं कुल 3077 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। 12 क्विक रिस्पांस टीमें, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 पुलिस सुपरवाइजरी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो अंताकरण काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों का भाग्य बंद होगा आज ईवीएम में। लगातार सुबह से सच बेधड़क आपको कवरेज दिखा रहा है कि चाहे महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सभी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग काफी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और मतदान बूथ पर सुविधाएं काफी ज्यादा है। और चलिए इस पर हम आपको ये भी बता दें कि 1 बजे तक क्या कुछ स्थिति रही है। तकरीबन 48.19% मतदान हुआ है। तकरीबन 48.19% मतदान हुआ। मांगरोल क्रमांक 74 पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नव मतदाता द्वारा मतदान किया जा रहा है और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में मतदान के प्रति यहां पर इस बार जो तस्वीरें देखने को मिली वो खासा उत्साह वाली और जागरूकता वाली है। कई मतदान बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है और इसी पर मतदान के महाकुंभ में आज महिला व पुरुष बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अब तक लगभग 50% मतदान अंता विधानसभा उपचुनाव में हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो मांगरोल बूथ क्रमांक 74 पर भीड़ है, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इन महिलाओं से पूछेंगे कि आज इन्हें वोट डालने में क्या अनुभूति हो रही है। कैसा लग रहा है आपको वोट डाल? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अभी हमारे साथ में एक ऐसे मतदाता हैं जो प्रथम बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम उनसे बातें। बेटा आपका नाम? राधिका सुमन। कैसा लग रहा है आपको पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा? अच्छा लग रहा है। तो ये आप नई सरकार चुनने के लिए वोट दे रहे हो या विकास के लिए दे रहे हो? विकास के लिए। नए मतदाताओं ने कहा है कि विकास के लिए हम मतदान कर रहे हैं। हरीश कुमार शर्मा, सच बेधड़क 12। तो चलिए लगातार सुबह से आपको सच बेधड़क पर हम कवरेज बता रहे हैं। अंता उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें रही, मतदाताओं में कितना कुछ उत्साह रहा, पुरुष जो मतदाता है उन्होंने किस तरह से वोट किया है, महिला मतदाताओं में कितनी जागरूकता रही और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स रहे उन्होंने कितने उत्साह के साथ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं कुछ जगहों से बहिष्कार की भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है। मतलब हर तरह की तस्वीरें सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी भी मुखातिब हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील यादव लगातार ग्राउंड पर डटे रहते हैं, वो भी हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाल जी आप ही के साथ में चर्चा की शुरुआत करूंगी। सुबह से जो तस्वीरें देखने को मिली, सबसे पहले तो एक बार मैं 1 बजे तक जो परसेंटेज रहा 47.77% का, एक बार उस पर रिएक्शन चाहूंगी। देखिए नूपुर, ये मतदान बता रहा है प्रतिशत की एक अच्छे रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। कमोबेश 81% सर्वाधिक रिकॉर्ड वहाँ रहा है, 81-82 के आसपास। तो मुझे लगता है उसके आसपास से छू सकता है। सबसे अच्छी बात है उपचुनाव में इतना उत्साह देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही सामान्य चुनाव है। इससे हार जीत पर ना सरकार पर फर्क पड़ेगा ना विपक्ष पर फर्क पड़ेगा, केवल एक संख्या की बढ़ोतरी होगी। लेकिन चूंकि ये चुनाव जिस तरह हो रहा है, अंता विधानसभा का उपचुनाव जिस तरह हुआ, जिस तरह राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत को झोंका, जिस तरह पूरी स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ा गया, धनबल भी लगा, भुजबल भी लगा, बाहुबल भी लगा, रणनीतियाँ हुई, मीटिंग्स हुई, सभाएं हुई, रोड शो हुए, सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, समाजों को साधने के प्रयास किए गए, जातियों को साधने के प्रयास किए गए। तो ये चुनाव एक इस तरह का बन गया कि मानो इस चुनाव के बाद ही भविष्य तय होगा पार्टियों का। लेकिन क्योंकि ऐसा, अब सबसे बड़ी बात है ये चुनाव इस तरह का हुआ क्यों। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रत्याशी तो हैं ही, केवल अगर आप मान लो कांग्रेस के प्रत्याशी की हम बात करें, उसको छोड़ दें तो बाकी निर्दलीय प्रत्याशी है, उसने केवल एक अपनी लॉन्चिंग की है, अपना माहौल बनाया है,
और एक पूरा गेम जो कहीं ना कहीं घूमा है वो निर्दलीय प्रत्याशी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो एक फैक्टर बन के आ रहा है दोनों की हार और जीत का, यानी कि जीत की वजह वो बनेगा और हार की वजह वो बनेगा जो हारेगा उस प्रत्याशी की। अब ऐसा हुआ क्यों? आप देखिए कि कितना बड़ा, आपने कभी उपचुनाव में ऐसा देखा नहीं होगा कि जो मौजूदा सरकार है उसके मुखिया दो बार रोड शो कर रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो जिनका गढ़ है हाड़ौती, वो लगातार वहाँ कैंप कर रही हैं। दूसरी ओर हम बात करें कांग्रेस में तो क्योंकि प्रमोद जन भाई खुद ही कद्दावर नेता, लेकिन बावजूद इसके अशोक चांदना वहीं डेरा डाले हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा दो बार वहाँ जा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत वहाँ रोड शो कर रहे हैं, गाँव में करीब 1 दर्जन गाँव से उनका काफिला गुजरता है, रोड शो गुजरता है, इसके बाद सभाएं करते हैं। और ऐसा माहौल बनता है, जिस तरह आप आरोप प्रत्यारोप का दौर देखेंगे, बयानबाजी देखेंगे, तो मानो ये चुनाव एक बड़ा चुनाव बनकर उभर कर सामने आ रहा। तो यही वजह है, ये उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं जब कवरेज कर रहा था नूपुर, तो कई जनताओं से मिला, मैं 30 पे चाय पीने के दौरान मेरी बात हुई, तो लोग मुझे बता रहे थे कि साहब हमने तो ऐसा चुनाव देखा ही नहीं पहले कभी। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या देखा आपने चुनाव में कि साहब इस तरह का माहौल तो जो मुख्य चुनाव होते हैं विधानसभा के तब भी ऐसा नहीं होता, ये तो उपचुनाव है। और उपचुनाव में कभी भी इस तरह की रैलियां, इस तरह के रोड शो नहीं होते हैं। एक बहुत ही एक प्रचार किया जाता है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा जितने भी राजस्थान, इसी सरकार को ले लो आप, इसी सरकार के दौरान जो उपचुनाव हुए उसमें भी इस तरह का माहौल आपको किस उपचुनाव में नजर आया? क्या झुंझुनू में नजर आया या अन्य जो स्थानों पर चुनाव, वहां भी एक सामान्य था? वाकई में आपने ठीक कहा, ये एक सीट ने सबकी तरफ ध्यान खींचा है, जबकि ये उपचुनाव है लेकिन बिल्कुल मुख्य चुनावों की तरह लग रहा है। सुनील, मैं आपके पास में आऊंगी, हम हर पहलू पे चर्चा करेंगे, लेकिन सुबह से अब तक की तस्वीरों पर एक बार रिएक्शन चाहूंगी। महिला मतदाताओं की जो लंबी लंबी कतारें उपचुनावों के दौरान भी देखने को मिली है, उन तस्वीरों को देख करके क्या कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल नुपुर, देखिए वहाँ पर पहली बात जो महिला और पुरुष मतदाता हैं लगभग बराबर हैं। वहाँ पर 1,11,000 के आसपास जो महिला मतदाता हैं, करीब इससे थोड़ी सी ज़्यादा पुरुष वहाँ पर हैं। और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 50 के आसपास पहुँच गया है और 2 बज गए हैं, यानी करीब जो 5 बजे तक जो मतदान होना है। तो अब जो दोपहर बाद का जो टाइम है इसमें और ज़्यादा जो मतदान है वो वहाँ पर हो सकता है। और जो महिला मतदाताओं की हम जो बात कर रहे हैं, चूँकि शाम के टाइम में जो पुरुष मतदान है जो प्रतिशत वो ज़्यादा होगा, क्योंकि शाम के टाइम जो ग्रामीण अंचल है वहां पर महिलाओं को कई जो घरेलू काम है वो करने होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो सुबह से लेकर दोपहर तक जब भी वक्त मिला तो महिलाएं बढ़ चढ़कर जो अपना मताधिकार का प्रयोग है वो कर रही हैं। और ये अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र में कि अपने अधिकार को लेकर कितनी सजग है महिलाएं। और ग्रामीण अंचल से अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो ये बेहद सुखद है। दूसरा जो मतदान प्रतिशत जो हम देख रहे हैं तो उसमें जैसे लाल सिंह जी ने बताया कि ये सीधा जो उत्साह है इस उपचुनाव को लेकर, जो एक क्रेज है, जो तमाम जो प्रत्याशी उनके समर्थक हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बड़े नेता हैं, जो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता वो वहां पर पहुंचे। और तीसरे फ्रंट के जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी की बात कर लें या आरएलपी की बात कर लें, इसके अलावा जो तमाम जो नेता हैं जो अपना खुद का व्यक्तिगत वजूद रखते हैं वो भी वहां पर पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन इन सब के अलावा मैं जो हमारे साथी लाल सिंह बता रहे थे उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ पर ऐसा ही माहौल लग रहा है जैसे कोई बड़ा चुनाव हो रहा हो, इससे भविष्य तय हो रहा हो। बिल्कुल, इससे 2 चीज स्पष्ट है कि एक तरफ सरकार करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को, तो लगातार सरकार अपने जो विकास करने के जो दावे करती है, तो छोटा सा भी एक ये एग्जाम समझ लो, इस एग्जाम से कम ये तय हो जाएगा कि वाकई में लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। ऐसा एक परसेप्शन बन जाएगा। इसकी वाकई में हकीकत क्या होती है ये कोई नहीं कह सकता राजनीति में, लेकिन सरकार के लिए कॉन्फिडेंस की बात हो जाएगी और एक एग्जाम्पल हो जाएगा सरकार के लिए कि हमने काम किया, इसीलिए अंतः चुनाव हम जीते। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने एड़ी चोटी का जोर वहां पर इसलिए लगाया है कि ये जो उपचुनाव है ये इतने जो लगातार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस कर रही है, हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर बाकी मुद्दे, किसान, जवान, दलित, जो भी मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कांग्रेस ने जहां पर सरकार पर निशाना नहीं साधा हो। तो यहां से यह भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस क्या वाकई में जो कांग्रेस के लिए लोगों के प्रति अब रुझान है, कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन कर रही है उस पर क्या जनता मोहर लगा रही है, तो ये कांग्रेस के लिए इसलिए खास हो जाता है। दूसरी तरफ जैसा जिक्र किया जा रहा है कि हाड़ौती वसुंधरा राजे का गढ़ है, तो इससे वसुंधरा राजे भी एक पूरे राजस्थान में अपनी जो छवि है और अपने जो गढ़ है उसको और मजबूत दिखाएगी। तो ये सिर्फ अंता का चुनाव जीतना नहीं होगा वसुंधरा राजे के लिए, वसुंधरा राजे का गढ़ है वो सुरक्षित है, मजबूत है और इसमें वसुंधरा राजे की भागीदारी है, ये वसुंधरा राजे सुनिश्चित करना चाहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो आला नेता इस चुनाव से एक संदेश दे चुके हैं और इस संदेश पे ठप्पा तब लग जाएगा कि एकजुटता के साथ
तब सभी जो मतभेद हैं वो भूल कर जब एकजुट होकर चुनाव लड़े तो पार्टी को इस तरह की सफलता मिली। हम एकजुट हैं और एकजुट होकर हम चुनाव जीते हैं। एकता की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई। लाल सिंह जी, मैं आपके पास में आऊंगी। हर तस्वीर पे बात होगी, हर पहलू पे बात होगी और चाहे हर पार्टी पर बात होगी, लेकिन इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट वहां की आवाम है, जनता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में चाबी है। तो एक तस्वीर पे ये भी चर्चा होनी चाहिए, बूथ नंबर 219 सांकली गांव, जहां पर मतदान का बहिष्कार भी होता है। वो तस्वीरें भी अपने लाल सिंह जी देखिए, उन तस्वीरों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? वहां लोगों का गुस्सा कितना फूटा है वो शायद आपने भी देखा होगा। देखिए, मतदान का बहिष्कार किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। मैं तो अपने मंच के माध्यम से, सच बेधड़क के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, और अगर सांकली के दर्शक सुन रहे हों तो मैं कहूँगा कि आप आइए, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत की आहुति दो, क्योंकि आपके मत की आहुति बहुत मायने रखती है। एक एक मत बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहिष्कार किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज आप, क्योंकि हम आज जहाँ भी पहुँचे हैं ना अनूपपुर, आज हम यहाँ हैं, आज बैठ के हम चर्चा कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि महान लोकतंत्र के बैनर तले हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक सफलतम दुनिया का लोकतंत्र है भारत। तमाम कमियों के बावजूद भी इस जैसा खूबसूरत लोकतंत्र दुनिया में है नहीं कहीं भी। इसके बावजूद अगर कोई आपके हालात बने होंगे, कोई दिक्कत आपको आई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि गांव वालों के विरोध का हक नहीं, बिल्कुल उनका विरोध का हक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अपने मत के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, अपने मत के जरिए अपने विरोध को दर्ज करो। मतदान का बहिष्कार किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब सवाल यह है कि किसी समस्या से लेकर अगर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिनकी वजह से आज ऐसे हालात बन रहे हैं कि गांव का व्यक्ति मतदान का बहिष्कार कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, नुपुर, अगर हम इस चुनाव को देखें, देखिए ये चुनाव इतना बड़ा क्यों हुआ, आप इस पर जाइए। एक बहुत सीधी सी बात है, भले ही इससे कुछ नहीं बदलने वाला, परिदृश्य कुछ नहीं बदलेगा, ना सरकार का बदलेगा ना विपक्ष का बदलेगा, लेकिन बदलेगा बहुत कुछ। दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज वसुंधरा राजे को ये साबित करना है कि हाँ, मेरी जड़ें आज भी मजबूत हैं, मैं हाड़ौती में आज भी सबसे बड़ी नेता हूँ, ये उसे बताना होगा। तो ये चुनाव उसकी परीक्षा है। इसके साथ ही, क्योंकि सुनील इस बात को कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये एक चुनाव, हालांकि नैरेटिव सेट होता, मैं आप कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड रहा हूँ, 4 दिन लगातार वहाँ रहा हूँ, तो इसकी चर्चा कहीं नहीं है, इनकी चर्चा कहीं नहीं है। चर्चा किन बातों की अलग बात पे आऊँ, लेकिन ये सही है, रिजल्ट का परिणाम एक नैरेटिव सेट करता है, एक मंतव्य बनाए, क्योंकि हम चुनाव परिणाम के बाद फिर चर्चा करने इस तरह बैठे होंगे तो विपक्ष के लोग, अगर मान लो कांग्रेस जीतती है तो बहुत ताली बजाकर कहेंगे, देखो हम कह रहे थे ना सरकार में काम नहीं हो रहे थे, कानून व्यवस्था खराब है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो जो तमाम विपक्षी आरोप प्रत्यारोपों पर मोहर लगाएगी, कहेगी कांग्रेस, विपक्ष कहेगा। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है, कमल खिलता है, तो लगातार जो आपने रोड शो के दौरान देखा होगा किस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक तमाम उपलब्धियों का बखान किया था, पूरी उपलब्धियां बताई थी कि अंतर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं। तो उस पर मोहर लगेगी कि जो सरकार लगातार कह रही है कि हम विजन की सरकार हैं, लगातार हम जनता के बीच काम कर रहे हैं, अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं, हम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को कैसे मुख्यधारा में लाया जाए उस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, महिला को लेकर, किसान को लेकर, युवाओं को लेकर, मजदूर को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर मोहर लगेगी। बिल्कुल लाल सिंह जी, यहीं पर एक बात ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद सुनील जी मैं आपके पास में आऊंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कामों का बखान किया, बिल्कुल ठीक, और मेहनत भी कर रहे हैं, ग्राउंड पर दिख भी रहा है जिस तरह से वो एक्टिव है। और लगातार पिछले 2 सालों की मैं लगभग का डेटा दे रही हूँ, पिछले 2 सालों में 7 से 9 के बीच में तकरीबन उपचुनाव हुए और ज्यादातर बीजेपी के जो झोली में है वो सीटें आई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की उम्मीदें भी होती, लेकिन जब आप ग्राउंड पर थे, इतनी तादाद में वहां पर जन सैलाब देखने को मिला, अभी से तभी से वो सवाल जहन में मेरे भी और सभी आवाम के मन में भी होगा, क्या वो भीड़ बीजेपी के लिए वोटों में तब्दील हो पाएगी? ये सभी पर लागू होता है जी। ये नुपुर सभी पर लागू होता है। क्या बीजेपी की रोड शो में या जनसभाओं में जो भीड़ है वो मतदान में तब्दील होगी? कांग्रेस की जो भीड़ है, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी? निर्दलीय के साथ जो सैलाब उमड़ रहा है वो मत के पक्ष में तब्दील होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सब पर लागू होता है। लेकिन देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ नुपुर कि ये कभी भी भीड़ एक माध्यम तो हो सकता है, लेकिन केवल एकमात्र भीड़ पैमाना नहीं होता जीत का। देखिए, जीत के लिए अगर ये एक उदाहरण में देना चाहूँ तो हरियाणा की हम चर्चा यहाँ करना चाहें, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होगा। हरियाणा में क्या था, एक तरह पूरा मॉब कांग्रेस के पक्ष में था, पूरा एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, चाहे रैलियाँ ले लीजिए, चाहे जनसभाएं ले लीजिए, चाहे रोड शो ले लीजिए, चाहे तमाम सर्वे ले लीजिए। लेकिन परिणाम क्या आया? क्योंकि महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो भीड़ आपके साथ है, जो नारेबाजी लगा रही है, जो आपके साथ है, क्या वो मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर आपके पक्ष में मत कर रहा है? देखिए नुपुर, एक बहुत बात साफ है, जो व्यक्ति आपके लिए नारेबाजी लगा रहा है, जो कह रहा है कि मैं इस पार्टी का समर्थक हूं, वो कब काम का है आपके? जब मतदान करे आपके पक्ष में।
तो उसकी गिनती होती है, वोट की गिनती होती है, जन समर्थन में उमड़ने वाले जन सैलाब की गिनती नहीं होती है, गिनती होती है मतदान की, जो मतदाता आपको वोट डालता है उसकी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्यों कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता। अब जो लड़ाई है ना नुपुर, अब लड़ाई किस बात की है? अब लड़ाई इस बात की है, वो तो एक माहौल, देखो हमेशा रोड शो हुए, जनसभा हुई, माहौल का काम करती हैं। चुनाव जीतना है आपको रणनीति से, चुनाव जीतना है आपके अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाकर, मत डलवा कर। अब लड़ाई है बूथ की, तो बूथ पर जो आपके मतदाता हैं, जो आपके, उनको कितना आप मतदान करा पाते हो, ये लड़ाई है। तो हमेशा ये महत्वपूर्ण होता है मतदान करवाना। लेकिन अच्छी बात है, मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा इसके साथ ही, कि जो मतदान प्रतिशत का आपने प्रारंभ में बखान किया था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े रिकॉर्ड की तरफ अंता विधानसभा का उपचुनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल सुनील जी, आपने लाल सिंह जी की बातों को भी सुना, उन पर भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन वाकई में ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा के समर्थन में हमने देखा हनुमान बेनीवाल उतरते हैं, आप पार्टी के संजय उतरते हैं, और इधर बीजेपी के रोड शो में जब लाल सिंह जी ग्राउंड पर जाते तो भी हमने वो जन सैलाब देखा कि किस तरह से बीजेपी के रथ के दौरान वो जन सैलाब देखने को मिलता है। तो वही कांग्रेस में मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया को लेकर के काफी भीड़ उमड़ती है। इन तीनों तस्वीरों को कैसे देखा जाए? बिल्कुल नुपुर, यही इस जो उपचुनाव में खास जो देखा गया, शुरू से लेकर आखिरी तक कोई भी ऐसी सभा नहीं हुई, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ इन तीनों ही प्रत्याशियों का जिसमें भीड़ ना जुटी हो। और भीड़ पहली बार से दूसरी सभा में और ज़्यादा, यानी चाहे सभाएं हो चाहे रोड शो हो, जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है हर जगह। और यहाँ पर चूंकि कांग्रेस और बीजेपी की हम शुरू से बात कर रहे हैं, लेकिन इन 15 प्रत्याशियों में बार बार नरेश मीणा का जिक्र इसीलिए हो रहा है कि वो कमतर, उसको कोई नहीं आंक रहा, मजबूत प्रत्याशी है। हालांकि जो जीत की संभावनाएं हैं वो कम बताई जा रही है नरेश मीणा की, लेकिन कड़ी टक्कर दे रहा है। और कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हर दिन समीकरण बदल रहे हैं। वहां पर पूरा जो खेल है, जो उपचुनाव का, तमाम जो वोटर्स हैं, जो 2.25 लाख वोटर्स के आसपास हैं, सभी अलग अलग समाज के और करीब करीब जो ओबीसी है, ओबीसी की तमाम जातियां हैं, उनमें लगभग बराबर सा रेशो है जो वोटर्स का। तो ऐसे में जो बाकी नेता हैं, निर्दलीय के समर्थन में जो भी आए हैं, जैसे अभी आरएलपी की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की बात कर रहे हैं, अतुल प्रधान हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ये जो नेता वहां पर पहुंचे थे, तो जो समाज है उसको नरेश मीणा की तरफ जो कन्वर्ट करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगा। पर इतना है कि वोट अगर टूटते हैं तो बिल्कुल या बीजेपी या फिर कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। वहां पर अंत में यह भी तय नहीं है कि मीणा वोट बैंक, अगर पिछली बार कंवरलाल मीणा जो भाजपा से प्रत्याशी था उसको जिताए थे, तो अब जरूरी नहीं है कि इस बार बीजेपी को वोट दें, वो नरेश मीणा की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ मीणा वोट बैंक कांग्रेस का भी पारंपरिक वोट बैंक है, तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है और हर मन से की है। खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही अपने संबोधन में, करीब 15 मिनट का संबोधन था, उसमें 5 बार मीणा समाज का नाम लिया था और कई तरह से मीणा समाज को पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे। दूसरी तरफ बीजेपी की भी कोशिश ये है कि अगर जो नरेश मीणा की तरफ जो वोट जा रहा है, उसके अलावा जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ कैसे लाया जाए, और बाकी जो समाज हैं, यानी जो माली समाज है वो तो उनके पास है ही, इसके अलावा बाकी ऐसी कौन सी मेजॉरिटी वोटर्स हैं उनको किन्हीं भी नेता के सहारे या फिर योजनाओं के सहारे या फिर रणनीति के सहारे उनको कन्वर्ट किया जाए। तो कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा एक जाल बिछाया, जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। घर घर तक इस बार खास ये देखा गया कि हमेशा बीजेपी जाती है, घर घर के वोटर्स तक पहुंचती है। इस बार कांग्रेस ने भी वही रणनीति अपनाई है, बाकायदा नेता छोड़े हैं और जो तमाम बूथ थे वहां पर भी पीसीसी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है और हर बूथ पर 1 या 2 जो लोग हैं पीसीसी के पदाधिकारी, उनको भेजा जाता है। उनके पास यही जिम्मेदारी थी कि इस बूथ में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर हर घर तक आपको पहुंचना है। तो ये घर घर की रणनीति कांग्रेस की इस बार रही है, जो हमेशा बीजेपी की रहती है। इसके अलावा सभाओं में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अब देखना यही होगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग में कौन सी पार्टी ज्यादा सफल होती है और जो निर्दलीय की तरफ वोट बैंक खिसक रहा है, जो निर्दलीय नरेश मीणा जिस वोट को अपनी जो गिरफ्त में ले लिए थे, वो कितना छिटकाकर अपनी तरफ दोनों पार्टियां की है, ये देखना होगा। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर लाल सिंह जी बार बार जिक्र कर रहे हैं और मैं उससे पूरा सहमत हूं कि नरेश मीणा के जो वोट हैं वही ये तय करेंगे कि किसको नुकसान पहुंचा है, किसको फायदा। अगर जीत होती है
तो भी नरेश मीणा का ही बार बार जिक्र होगा उस दिन जिस दिन नतीजा आएगा, और अगर जो हारेगा वो भी बार बार उसी का जिक्र करेगा। जो भी एनालिसिस करेंगे जो लोग, वो यही कहेंगे कि ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ जा रहा था, लेकिन ये नरेश मीणा की तरफ आ गया, इसलिए बीजेपी को नुकसान हुआ, कांग्रेस जीत गई। ठीक ऐसा ही अगर बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस के लिए लागू रहेगा। तो वहां पर विकास, और क्योंकि आपने अगर करीब से देखा होगा और लाल सिंह जी भी देख कर आए हैं कि पूरे अंता उपचुनाव में जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है तब से लेकर चुनाव प्रचार थमा है तब तक महज 2-4 बार विकास की जो एक फौरी तौर पर बोला गया, रस्म अदायगी की गई कि डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास होगा, सिर्फ जातियों पे खेला गया। बिल्कुल आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ। लाल सिंह जी, आप लगातार ग्राउंड पर रहे, डटे रहे अंता के अंतर्गत, ऐसे में जब आपने वहां की आवाम से भी बातचीत की तो कौन से मुद्दे निर्णायक भूमिका में इस बार लग रहे हैं? क्योंकि पार्टी की तो हम बात करें, लेकिन आवाम की बात वहां की जरूर होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मुद्दे की अगर हम बात करें तो वहाँ जनरली जो आम स्थानों पर जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे वहाँ नहीं है। हालांकि एक बहुत ही सामान्य सा एक चलन बन गया है। ये आप तय मानिए, हिंदुस्तान के किसी भी चुनाव को उठा के देख लो, सड़क की बात होगी, पानी की बात होगी, बिजली की बात होगी, किसान की बात होगी, महिला की बात होगी, युवाओं की बात होगी, रोजगार की बात होगी। ये तमाम मुद्दे एक मैं कह रहा हूँ पैटर्न सा बन गया है। लेकिन केवल महज इन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव को नहीं समझ पाओगे, वहाँ के पैटर्न को नहीं समझ पाओगे, या मतदाता के मन को नहीं समझ पाओगे। आप किसी चाय की थड़ी पर बैठ जाइए कि बताओ भाई आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। मैं कह रहा हूँ 10 में से 8 लेंगे, साहब कहाँ विकास हुआ है? हमारे तो बिजली नहीं आती है, हमारी तो सड़क टूटी पड़ी है, ठीक है। लेकिन जब उससे अलग से आप बात करोगे 10 से हटके एक व्यक्ति से कि भाई क्षेत्र में साहब बदली तो है तस्वीर, काफ़ी तस्वीर बदली है। पहले तो हमारे यहाँ तक जब रोड ही नहीं थी, आज रोड आ गई। उस गांव में बिजली नहीं थी, बिजली आ गई। तो ये तमाम चीज़ें बदलती हुई हैं। लेकिन क्या फिर आप उनसे बात करो भाई माहौल क्या है आपका, फिर आप उनसे बोलो चुनाव क्या है, तो सीधा बदल जाएगा। देखिए, ये आप इसको इस लोकतंत्र का कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कड़वा सच है, जाति और समाज की व्यवस्था बहुत गहरे में चुनाव को प्रभावित करती है, और अंता उपचुनाव में तो साफ देखने को मिला। ठीक है, मैं मानता हूँ जैसे एक विकास की बहुत बात हुई, दोनों ने उठाया मुद्दा। ये जो अंता से मांगरोल तक जो रोड जाती है वो बेहद खराब थी, क्योंकि मैं भी 2 बार वहाँ से आया। जब मैं जो पहला रोड शो था सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे का, मांगरोल में था, तो मांगरोल से मैं जब 12 आया तो उसी रोड से आया। लेकिन बाद में मैं अंता होते हुए मांगरोल गया तो उस रोड में काफ़ी अंतर है, गड्ढे काफ़ी खराब हो रही है। हर किसी ने उसको मुद्दा बनाया। विपक्ष ने ये कहा कि 2 साल सरकार को हो गए, सड़क क्यों नहीं सही कराई। बीजेपी ने कहा कि लगातार भाई यहाँ से मंत्री रहे, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, उन्होंने रोड सही क्यों नहीं कराई। तो कुल मिला के दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसके अलावा पानी का एक मुद्दा वहाँ रहता है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा ये था कि अब चुनाव हो रहे हैं, होगा क्या भाई, कौन किसको वोट डालेगा। आप देखिए, रणनीति समझिए आप, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समाज को साधने के लिए, अलग अलग समाज को साधने के लिए नेताओं को किस तरह लगाया। आप देखो, गुर्जर समाज की बात कर लो, यानी जो छोटे छोटे समाज है ना, इनकी छोटे समाज से मेरा तात्पर्य जिनकी संख्या कम है, कम है, क्योंकि वहाँ अधिक संख्या की बात करें तो माली मतदाता हैं, एससी मतदाता हैं, मीणा मतदाता हैं, इसके बाद फिर धाकड़ आते हैं, गुर्जर आते हैं, आपके सामान्य वर्ग आता है। ये मोटा मोटा वहाँ का आंकलन है। लेकिन आप देखिए, अलग अलग धाकड़ों को साधने के लिए अलग कवायद हो रही है, गुर्जरों को साधने के लिए अलग कवायद हो रही है। मैं एक गाँव में गया, गुर्जर समाज के कुछ लोगों से बात की कि भाई साहब 5-5 लोग हमारे पास आ रहे हैं, 5-5 नेता आ रहे हैं, वोटर एक है, 5-5 आ रहे हैं। तो हम कह रहे साहब पहले आपके आ चुके हैं, हमने बता दिया हम किसको वोट डालेंगे। अच्छा, ये एक दल की कहानी नहीं थी, ये दोनों दलों की कहानी थी, और कई बार तो जो निर्दलीय लड़ रहा उसके भी लोग पहुंच रहे थे। तो यानी कि अलग अलग समाजों को साधने के लिए मैंने रोड शो में अलग रोचक तस्वीर देखी। आपको बताऊं कि जैसे 10-20 लोग खड़े हैं तो अलग समाज का बैनर लगा हुआ है, एक जगह उस और समाज का बैनर लगा हुआ है। कि देखो, समाजों को साधने की, हालांकि ये वसुंधरा राजे की रणनीति रही है। मैं आपको बताऊं, वसुंधरा राजे जब राजस्थान में आई तो उन्होंने एक अलग ही राजनीति का रंग दिया, और वो समाजों को, आपने देखा उनका भाषण भी सुना होगा कि मैं बहू हूँ, राजपूत बेटी हूँ, राजपूत की बहू हूँ, जाटों की समझन हूँ, गुजरों की, जो भी है, पूरा एक अलग ही एक पैटर्न उन्होंने राजनीति को दिया। तो वही स्ट्रेटजी उन्होंने अंता में रखी। और लेकिन मैं एक जो मेन पॉइंट है उस पर जाना चाहूँगा, जो इस चुनाव में थोड़ा लोग देख नहीं पा रहे हैं, क्या है कि केवल ध्यान कहाँ जा रहा है कि नरेश किसको नुकसान पहुंचा रहा है। हम भी इसी पर ध्यान दे रहे हैं कि नरेश किसको नुकसान पहुंचा रहा। नहीं, ये फैक्ट बात है कि नरेश नुकसान करेगा, तय करेगा हार जीत। लेकिन एक बात पे वहाँ गौर नहीं कर रहे हैं। वहाँ अब क्या है, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि यार पिछली बार धाकड़ इतने गए कांग्रेस को, बीजेपी मान के चलते भाई धाकड़ हमारा कोड वोट बैंक है, मतलब धाकड़ समाज बीजेपी को ज़्यादा वोट देता है। तो उन्होंने एक एनालिसिस लगाया, यार 16-17 हज़ार जो धाकड़ हैं, जो भी संख्या है, कम ज़्यादा हो सकती है, कि इसमें से इतने उनको वापस हम कैसे लाएं। गुजर जो पिछली बार बीजेपी को गया चुनावों में, उसको कांग्रेस फिर वापस पाले बुलाने का प्रयास कर रही है। अशोक चांद लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं, पायलट ने वहाँ रोड शो किया। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, अशोक गहलोत लगातार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि माली मतदाता वहाँ फैक्टर हो ही गया है।
भाई लगभग 40,000 से अधिक माली हैं। अब माली प्रत्याशी है बीजेपी से, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ये होगा कि माली तो एक तरफा मान ना जाए। उसको तोड़ने के लिए लगातार अशोक गहलोत के रोड शो कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि 100-100, 150 से मालियों की अलग से मीटिंग हुई है अशोक गहलोत के साथ। तो आप समझो कि समाजों को साधने की किस हद तक कोशिश हुई है, किस हद तक कवायद हुई है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे समाज है, छोटे मतलब इनकी संख्या बहुत कम है, हजारों में, उन तक के नेताओं को बुला लिया गया, उन तक के नेताओं के कैंप कराए गए, उन तक की मीटिंग कराई गई। हाँ, टीकाराम जूली लगातार अपने समाज साधने की कोशिश कर रहे हैं। 60 गांवों का दौरा किया आपके प्रेमचंद बैरवा ने, 60 गांव प्रेमचंद बैरवा ने खुद ने किए हैं। मैंने आपको तस्वीर दर्शकों को दिखाई, खाने का समय नहीं मिला तो पेड़ के नीचे खाना खा रहे थे। तो ये जो तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि समाजों को साधने की, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, ये रणनीति वसुंधरा की है। ये इस तरह समाजों पर काम करना है कि समाज को फोकस करना और समाज पर किस नेता का प्रभाव अधिक है, कौन वोट ला सकता है, उनको वहां लगाना, उस रणनीति से चुनाव लड़ा गया। और एक अंत में बात कह के मैं समाप्त करूंगा, इस बार बीजेपी का चुनाव की रणनीति देखिए, हमेशा बूथ पर फोकस किया जाता है, तो उन्होंने इस बार बूथवार तो अपने कार्यकर्ता लगा ही दिए। जो संगठन का जो कैडर है बीजेपी का वो तो लगी, वसुंधरा की टीम भी अलग से लगी, यानी कि एक बूथ पर बीजेपी के दो खेमे काम कर रहे हैं। खेमे में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई संगठन तो कर ही रहा है, लेकिन वसुंधरा के पास बड़ी टीम है, टोली है, बहुत बड़ी, उनका एक बड़ा वहाँ रोल है, हाड़ौती की बड़ी नेता है, उनका गढ़ है एक तरह से मैं कह सकता हूँ। तो उनके जो तमाम लोग हैं जो वसुंधरा को समर्थक माने जाते हैं, उनकी भी अलग से उन्होंने संगठनात्मक रूप से काम किया। आपने सुना भी होगा, जब रोड शो में जब समाप्त हो गया था, वसुंधरा क्या बोलती हैं, अब जाइए, निकलिए अपने अपने बूथों पर जाइए। तो कुल मिला के दोनों ही दलों ने पूरी ताकत इसमें झोंक दी है और देखना होगा। हाँ, मैं जो बात कह रहा था वो मैं थोड़ा सा अलग हट गया था कि एक प्रयास और किया जा रहा है कि कैसे सेंध लगाई जाए एक दूसरे के परंपरागत वोट में। बीजेपी इसमें कोशिश कर रही है कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ा जाए और कांग्रेस इसमें कि बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ा जाए। या इसका ऐसे मान लो, जैसे क्योंकि जैन समाज से आते हैं प्रमोद जैन, तो कोशिश कर रहे हैं कि अंता बीजेपी का गढ़ रहता है, मांगरोल कांग्रेस का गढ़ रहता है। संक्षिप्त में कमेंट लेना चाहूंगी सुनील जी से। लाल सिंह जी की बात को आगे बढ़ा करके संक्षिप्त में बताइएगा, क्योंकि फिर वापस से हम जुड़ेंगे। क्या जातियों से ही वहां पर जीत का सेहरा तय होगा इस उपचुनाव के भी अंतर्गत? संक्षिप्त में बताइएगा। बिल्कुल, ये तय है कि जो जातीय जो सोशल इंजीनियरिंग है वही जीत और हार तय करेगी। और पूरा ये चुनाव है, चुनाव की जो कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी है दोनों पार्टियों की, इवन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उसकी भी जो कैंपेनिंग की जो स्ट्रेटजी रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो सोशल जो इंजीनियरिंग है उस पर रही है। जाति समीकरण को पूरा साधने की कोशिश की गई है। लाल सिंह जो बता रहे थे अभी, वो तय है कि दोनों जो दल हैं, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो तो है ही, लेकिन दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि के कोर जो वोट बैंक है उसको कैसे तोड़ा जाए और इधर शिफ्ट किया जाए। और दोनों ही जो पार्टियों के जो बड़े नेता हैं तो अपने छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको यही टास्क दिए थे और यही टास्क लेकर हर बूथ पर जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर इसीलिए पहुंचे थे कि वहां पर ये बताया जाए कि हम आपके लिए बेहतर हैं, आपके समाज के लिए हम इस तरह से बेहतर हैं। और आपके जो बड़े नेता हैं, आपके समाज के जुड़े हुए जो, क्योंकि रेफरेंस देना होता है वहां पर, जरूर रेफरेंस दिए हैं कि उस नेता के कहने पे हम इस तरह से आए हैं और अब हमें मजबूत होना होगा, इसलिए आप इस पार्टी को, हमारे इस प्रत्याशी को आप वोट करो। और वही तस्वीर आज जो मतदान में जरूर देखने को मिल रही है। और जब नतीजा आएगा तो साफ तौर पर जब एनालिसिस होगा तो यही बताया जाएगा इस तरह से ये समाज इसके पक्ष में गया और ये समाज इसके पक्ष में गया, लिहाजा इसकी जीत हुई और इसकी हार हुई। आज ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जो आज तस्वीरें लगातार सुबह से ही हम आपको सच बेधड़क पर उपचुनाव की कवरेज, अंतः उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं। अब ऐसे में तस्वीर तो हालांकि 14 तारीख को साफ हो पाएगी, लेकिन जो तस्वीरें लगातार इन चुनावों के दौरान देखने को मिली, चाहे रैलियों की बात करें, रोड शो की बात करें, या तमाम पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज जो है उनकी पूरी की पूरी फौज एक साथ मैदान में डट जाती है। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार अंता की जनता के मन में क्या कुछ है, वो तो 14 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आज पूरे दिन आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, पल पल की तस्वीरें, मतदान की क्या कुछ तस्वीरें हैं, वोटिंग परसेंटेज लगातार